राहुल गांधी के नए अवतार से क्या डर गई मोदी सरकार? नीट छात्रों के साथ खड़े होने पर सियासत तेज है। क्या राहुल गांधी का नया अवतार मोदी सरकार को डरा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि क्या राहुल गांधी के नए अवतार से मोदी सरकार डर गई है। बहुत जल्दी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरि जोशी जी भी होंगे और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक भी होंगे। और मैं थोड़ा सा पहले उन अपने मेहमानों से आने से पहले मैं आपसे दो बातें जरूर शिरकत करना चाहता हूं इस विषय को लेकर के कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी से के नए अवतार से मोदी सरकार डर गई है। पहले भी नेता प्रतिपक्ष होते थे, पहले भी विपक्ष होता था, सरकार होती थी। फर्क जरूर आया कि इस बार सरकार कमजोर है और विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है। इसके बावजूद अगर मोदी सरकार को डर लग रहा है तो वो राहुल गांधी के उस तेवर से लग रहा है जिस तेवर ने समूचे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया है, जिस तेवर ने देश के नागरिकों को एक आवाज दे दी है। और ये आवाज बहुत मजबूत हो चुकी है। अब आप देखिए, जो संसद में नीट छात्रों पर बातचीत करने की पहल करने के लिए राहुल गांधी सामने आए, वो दरअसल उन्होंने एक रास्ता निकाला। एनटीए घोटाला पर बात करने के लिए अगर बोलते तो मोदी सरकार उस पर एग्री नहीं करती और मैसेज जाता कि ये सरकार विरोधी रवैया है और ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में खलल डालने की कोशिश है। तो राहुल गांधी ने बहुत भाईचारगी के वाला मुद्दा अपनाया। उन्होंने कहा कि हम नीट स्टूडेंट्स के साथ हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ हैं, ये संदेश सदन से देना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव इकोसिस्टम उन्होंने खड़ा किया। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके एक पॉजिटिव संकेत नीट छात्रों के लिए दें। लेकिन मोदी सरकार इसके राजनीतिक मायनों को समझ रही थी। मोदी सरकार को समझ में आ रहा था कि नीट छात्रों के लिए अगर बोलने को राहुल गांधी खड़े होंगे तो उनके बोलने में जो क्रमवार बातें होंगी वो बातें सवाल के रूप में ज्यादा होंगी और उन सवालों का उत्तर देना सरकार के लिए मुश्किल होगा। और इससे पूरा जो इकोसिस्टम है वो मोदी सरकार की आलोचना और प्रतिपक्ष की तारीफ के रूप में बदल जाएगा। इस डर ने, इस आशंका ने एक ऐसे व्यवहार को जन्म दिया जो व्यवहार संसदीय परंपराओं को तार तार करता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। लोकसभा में स्पीकर ने राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाने पर कहा कि नथिंग विल बी गोइंग ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, नहीं जाने वाला है। आप अभिभाषण के दौरान आप बोलिए जो बोलना है। राहुल गांधी ने कहा फिर भी थोड़ी बात मेरी सुन लीजिए। तब स्पीकर बोलते हैं ठीक है, और जब वो बात बोलते हैं तो कोई उनका माइक स्विच ऑफ कर देता है। ऐसी ही घटना राज्यसभा में हुई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलना चाहते थे, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनकी भी माइक ऑफ कर दी गई। और एक घटना और जिक्र है, मैं बाइट्स में भी दिखाऊंगा कि राज्यसभा के पीठासीन पदाधिकारी धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गए हो और ये
दागी वाला दिन दागदार दिन बन गया है। इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें लगातार हाथ उठाकर बोलने की कोशिश करते रहे, ध्यान खींचते रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चेयर पर बैठे व्यक्ति ने नेता प्रतिपक्ष की ओर देखना भी गवारा नहीं समझा। उनके हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं निकला, वो केवल सत्ता पक्ष की ओर देखते रहे। अब समझिए, जब आसन केवल सत्ता पक्ष की ओर देखेगा, विपक्ष की ओर नहीं देखेगा, तो विपक्ष अटेंशन लेने के लिए वेल में आएगा तो क्या गलत करेगा, ये सवाल है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जो भी स्थिति बनी उसके लिए चेयर स्वयं जिम्मेदार है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी नए अवतार में मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, और इससे पहले कि आपके तक आए तो कुछ बाइट्स में इस बीच संजीव कौशिक के आने की भी आहट हमें सुनाई दे रही है। और संजीव कौशिक जी देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। देश में घटनाएं भी घटी हैं जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बाहर आना भी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि अखबार कैसे इस खबर को ले रहा है। Soren gets bail as High Court says no reason to believe he is guilty. सोरेन को जमानत मिली क्योंकि हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसा कोई कारण नहीं कि उन्हें दोषी माना जाए। तो इस तरीके से 5 महीने की जेल काटने के बाद हेमंत सोरेन बाहर आए हैं। हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि चुनाव के समय में मुख्यमंत्री को बंद कर दो, चुनाव के बाहर रिहा कर दो, और कोई आरोप नहीं, 5 महीने तक जेल में रहे, मुख्यमंत्री शिप भी गई, यानी मुख्यमंत्री का पद भी गया। और मेरी आज झारखंड में किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है कि चंपाई सोरेन जी दनादन घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं हेमंत सोरेन के छूटने की आहट से, और पूरा शहर, पूरा झारखंड, हर जगह पर चंपाई सोरेन जी के लोक लुभावने वादों के साथ उनकी तस्वीरें जो है चस्पा हो गई हैं। यानी इस खबर का महत्व यह है कि पार्टी के भीतर इनर स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, सत्ता का संघर्ष जिसको बोलते हैं, चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की कोशिश कर सकते हैं, हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इस प्रश्न की आहट इस सूचना में है। इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन इससे कैसे निपटेगी आने वाली चर्चा होगी। मगर हम इंगित करते रहते हैं, जो घटनाएं घटती हैं उस बारे में आपका ध्यान लेते रहते हैं। तो हम आपको एक सुनाना चाहते हैं। सब लोग आप लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जरूरी है चर्चा में कि कैसे ओम बिरला के सामने, स्पीकर ओम बिरला जी के सामने राहुल गांधी बोल रहे थे, तो हुआ क्या था। बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज
जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 तो आपको हमने इसलिए बताया कि ये माहौल था। सत्ता पक्ष कह रहा था कि राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ आप बात अपनी रखिए, और राहुल गांधी की नीति रणनीति थी कि हम सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नीट छात्रों के लिए हम खड़े हैं, सदन से ये मैसेज निकल कर जाए। यानी इन्होंने एक एस्केपिंग रूट निकाला राहुल गांधी ने, ताकि राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच भी एक वक्त निकले, और अगर इसको रोकते हैं, सदन इसकी इजाजत नहीं देता है, तो इसके लिए सारा जो इल्जाम है, आज पूरा देश कह रहा है कि नीट छात्रों के सवाल पर बोलने से, चर्चा होने देने से मोदी सरकार भाग गई, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। जी संजीव कौशिक जी, फिर मैं और भी कंटेंट लेकर आऊंगा। जी प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी ने जो बात कही, निश्चित तौर पे वो इससे ज्यादा साफ और सीधे लहजे में कोई बात हो ही नहीं सकती है कि सदन से ये मैसेज जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों छात्रों के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ा मैसेज था, राय कोई सवाल भी नहीं था। निश्चित तौर पे छात्रों के साथ खड़े होकर के और ये एहसास कराना था कि हम ही नहीं, केवल विपक्ष ही नहीं, सत्ता भी इस बात को लेकर के चिंतित है। लेकिन सत्ताधारी तो सत्ताधारी है, वो उन बातों पर चर्चा कैसे कराए, उस बात को कैसे एक्सेप्ट करे जिस पे विपक्षी पार्टी अड़ी हुई है, विपक्षी पार्टियां चर्चा कराना चाहती है, बीच का रास्ता निकालना चाहती है। वो नियमों और कानूनों का हवाला देते हुए इसको दरकिनार करने का प्रयास किए। और बाकी बातें तो सबको पता ही है कि किस तरह से माइक बंद करने वाली बात जो है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से माइक बंद नहीं की गई। ये कौन है जो माइक बंद करता है और कौन है जो आवाज बंद करने की कोशिश करता है? लेकिन आवाज क्या केवल सदन में माइक बंद कर देने से आवाज खत्म हो जाएगी क्या? आवाज नहीं जाती है क्या? पूरे हिंदुस्तान के लोग और बच्चे और उसके गार्जियन इस बात को अभी बिल्कुल मजबूती के साथ इस बात को मान चुके हैं कि सत्ता पक्ष के लोग इस मुद्दे पे ज्यादा गंभीरता से चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? क्योंकि चर्चा करने के बाद में तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर बच्चों के भविष्य को अधर में आपने लटकाया क्यों है, और ये आसान नहीं होगा उनको इस तरह के सवालों का जवाब देना। पहली बार नहीं है और पहली घटना भी नहीं है। लगातार पेपर लीक और पेपर लीक के बाद में ये कहना, डंके की चोट पे वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है, तो निश्चित तौर पे हम चिंतित हैं और देश की सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है और उस पर हम लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। सर, लगाम कल से लगाने की कोशिश करेंगे। कानूनें तो और भी बहुत सारा मजबूत है, इससे पहले भी मजबूत कानून रही है। कानूनों का पालन कितना हो पाता है ये महत्वपूर्ण है हमारे। आगे आने वाले दिनों में यदि आप लगाम लगाएंगे तो आने वाले दिनों में लगाएंगे। 10 सालों तक तो आपने लोगों को बर्बाद कर दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया आपने। तो बच्चे यदि सवाल पूछ रहे हैं, बच्चों के साथ तटस्थता से खड़ा होने की जरूरत है, न कि उसको दरकिनार करने की जरूरत है। और पूरे हिंदुस्तान के जी हम चाहते हैं कि ये जो राहुल गांधी का जो तेवर है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, इशू को रखने का तरीका है, उस तरीके ने क्या मोदी सरकार को डरा नहीं दिया है? कोई आक्रामकता नहीं है, पूरी शिष्टता है, लेकिन मुद्दे ने, अब देखिए पूरा देश चर्चा कर रहा है कि मोदी सरकार नीट परीक्षार्थियों पर बात करने से बच रही है, भाग रही है। यही तो राहुल गांधी की जीत है, यही तो इस शैली की सियासत है, और इसी वजह से तो मोदी सरकार डरी हुई है। और भागी पहले
एक 1.5 घंटे के लिए सदन का स्थगन और उसके बाद में सोमवार तक के लिए, निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि इस मुद्दे से सरकार भाग रही है। और राहुल गांधी की जो शैली है ये बिल्कुल एक आप बहुत गौर करने वाली बात कर रहे हैं कि वो आक्रामक शैली में कोई बात नहीं रख रहे। निश्चित तौर पे एक ताकत मिली है, वो ताकत जनता की तरफ से ताकत मिली है। इस बात का एहसास राहुल गांधी को हो चुका है कि जनता हमारे साथ है और जनता, हम जो पूछ रहे हैं वो जनता की आवाज, मेरी आवाज नहीं है, हम जनता की आवाज बन के पूछ रहे हैं। और विनम्रता भी इसमें झलकनी चाहिए और मुद्दों से इतर भी बात नहीं होनी चाहिए। तो वो गंभीरता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, हालांकि ये बात अलग है कि जब चर्चा होती और शुरुआत होती तो उसमें से कई परत दर परत प्याज के जैसे खुलते जाते और सवालों के बौछार भी होते, लेकिन शुरुआती दौर में जिस लहजे से, जिस प्यार भरे लहजे से, जिस संतुलित भाषा में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से ये मैसेज जाए विद्यार्थियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात और ये कोशिश थी। राहुल गांधी भी अब एक परिपक्व राजनेता के तौर पे वो एक ट्रैप भी बिछाने में माहिर हो गए। वो चाह रहे थे कि प्यार भरी इस तरह की चाशनी में एक बार सत्ता आए तो सही सामने, उसके बाद की बात बाद में होगी। तो लेकिन ये लोग, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये लोग अभी भी अंदर से भरे खोखले हो चुके हैं, लेकिन ऊपर से अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता भी ये बात समझ रही है। जो भी हो प्रेम जी, एक बात तो तय है कि कल जिस तरह से सदन से सत्ता पक्ष के लोगों ने इस मुद्दे से इनकार किया या मुंह मोड़ा, एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान को तो चला ही गया कि ये लोग विद्यार्थियों के साथ नहीं है, उन छात्रों के साथ नहीं है, उन अभिभावकों के साथ नहीं है जिनकी चर्चा राहुल गांधी करना चाहते हैं और उससे वो मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैसेज तो चला ही गया, सदन से जो मैसेज जाना चाहिए। राहुल गांधी खड़े हैं, हालांकि राहुल गांधी ने ये कहा कि दोनों की तरफ से मैसेज जाना चाहिए, लेकिन एक तरफा, सत्ता अपने नशे में है तो एक तरफा ही मैसेज गया, लेकिन ये मैसेज तो चला गया कि राहुल गांधी किसके पक्ष में और सत्ता किसके पक्ष में। जी, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो कुछ बोला और जिस तरीके से उनकी आवाज दबाई गई, माइक ऑफ किया गया, लेकिन आपने सही कहा संजीव कौशिक जी कि आवाज माइक ऑफ करने से नहीं दबती है, ये आवाज तो और बुलंद हो गई। जो राहुल गांधी कहना चाहते थे वो आवाज और बुलंद हो गई। अब सदन से बाहर राहुल गांधी ने इस विषय पर क्या बोला वो सुनाते हैं, फिर जोशी जी के पास आते हैं। फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका इशू है और सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर, परीक्षा स्थगित करने, थैंक यू जी। आप राहुल गांधी को सुन रहे थे और राहुल गांधी ने बहुत स्पष्टता के साथ बिना लाग लपेट के कहा कि ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना को हम छात्रों के साथ संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। छात्रों को जवाब मिलना चाहिए, सदन की ओर से एक भरोसा मिलना चाहिए कि सदन छात्रों के साथ खड़ा है। तो जोशी जी, पूरे देश में छात्र जो एक तो नीट की परीक्षा के छात्र हैं जिसकी संख्या 24 लाख है, इसके अलावा देश में पेपर लीक का भी मामला आएगा जब नीट पर बात होगी, और पेपर लीक से अगर जोड़े तो करीब 1.25 करोड़ लोग पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। ये आज से 6 महीना पहले की इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी। 1.25 करोड़ लोग छात्र जो है उससे प्रभावित थे और अब ये संख्या बढ़ चुकी है। तो इतनी बड़ी संख्या
ये लोग असुरक्षित भी हैं, डरे हुए भी हैं, अपने बच्चों के करियर के प्रति सजग हैं, सचेत हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो ये इशू उठाया है, उन 2 करोड़ लोगों के मन मस्तिष्क पर जब इसका असर पड़ेगा, तो मोदी सरकार क्या उसी असर से डर रही है? निश्चित तौर पर मोदी सरकार देखिए अंदर से भीतर से बहुत डरी हुई है, बहुत घबराई हुई है। उसे सूझ नहीं रहा है कि किस तरह से काउंटर किया जाए, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहती कि वो कमजोर है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठ नहीं गई है। और एक चीज और है प्रेम जी, कि जिसके डसने की प्रवृत्ति होती है वो दूध पिलाने से उसकी प्रवृत्ति जाती नहीं है। तो जिनकी जो प्रवृत्ति है वो करेंगे। राहुल गांधी ने कल कितने प्रेम से, कितने सभ्यता से, कितनी शालीनता से कहा कि मैं ये चाहता हूं कि सदन के दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों एकजुट होकर ये संदेश दें उन छात्रों को जिनका भविष्य प्रभावित हुआ है। लेकिन ये संदेश दे कैसे, देना नहीं चाहते हैं। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि उसका अपराधी कौन है जो लीक हुआ है? अपराधी तो सत्ता है अंततः, अथवा सत्ता अपराधी है और कोई अपराधी नहीं है। जब सत्ता अपराधी है तो वो अपराध बोध में इस तरह ग्रस्त है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अब बात ये है कि आप राहुल गांधी बोलेंगे, आप उनका माइक बंद करेंगे, आप जितना उनका माइक बंद करेंगे उतनी दूर तक उनकी आवाज जाएगी, उतनी देर तक उनकी आवाज गूंजेगी। ये एक सनातन सत्य है। राहुल गांधी की आवाज माइक बंद कर देने के बाद जिस तरह से गूंजी, अगर वो चर्चा करा देते तो इतनी नहीं गूंजती। वो चर्चा हो जाती, संदेश चला जाता, नीट के छात्रों को लगता कि सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारी समस्या को समझ रहे हैं, सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं, दुरुस्त करना चाह रहे हैं, जो गलती हुई उसे सुधारना चाह रहे हैं। जोशी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और उनका थिंक टैंक इस मास्टर स्ट्रोक का सामना करने के बजाय एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे चीजें उल्टी हो गई। माने मोदी सरकार के लिए ये स्थिति अपयश यानी अलोकप्रिय होने का कारण हो गई, और जिससे डरते थे वही बात हो गई। निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी ने तो बहुत सहज भाव से जो प्रस्ताव रखा था उसमें सत्ता पक्ष का ऊंचाई बढ़नी थी उसकी, उसके ऊपर जो काली पुती हुई थी वो थोड़ी सी धुलनी थी, लेकिन अब उन्हें पसंद ही नहीं है। अब मामला ये आ गया है कि इन्होंने माइक बंद किया, इन्होंने रोका, इन्होंने चर्चा नहीं होने दी, इन्होंने बात नहीं सुनी, ना केवल लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी। तो इस तरह से जो बात जानी चाहिए थी छात्रों तक, जो मैसेज जाना चाहिए था, वो स्पष्ट तौर पर चला गया। और सरकार घबराई हुई है, निश्चित तौर पर घबराई हुई है। सरकार हर प्रतिपक्ष के, राहुल के हर कदम से घबराई हुई है। राहुल अगर कोई उनकी भलाई के लिए भी कुछ बोले तो उन्हें लगता है कि मालूम नहीं क्या हो जाएगा, हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, हमारा बेड़ा गर्क कर देगा ये आदमी। तो वो राहुल गांधी की जो एक जमाने में आपने देखा कि वो जब आस्तीन ऊपर करके बात करते थे, और आज का राहुल गांधी देखिए वो जिम्मेदारी वाली बात करता है, वो शालीनता के साथ बात करता है, वो सभ्यता के दायरे में बात करता है। बहुत प्यार से उन्होंने कहा, स्पीकर सर हम चाहते हैं कि ये हो जाए। जी जोशी जी, प्रेम जी, हमें ये लगता है कि ये जो सरकार में डर है, कहीं ना कहीं पीठासीन पदाधिकारियों के चेहरे पर भी नजर आया है, उनकी जुबान में भी दिखा है ये डर, और हम उन प्रतिक्रियाओं को सामने लाना चाहते हैं। जैसे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी वैसी ही घटना घटी, जब उनके भी माइक को रोक दिया गया। तो मैं उसको दिखाना चाहता हूं, लेकिन आपका कमेंट ले लूं तब दिखाऊं। जी देखिए, ऐसा है, पीठासीन अधिकारी क्या है? पीठासीन अधिकारी जो है वो HMB हैं। HMB आपको याद होगा, एक जमाने में बहुत मशहूर कंपनी थी ऑडियो की, और रिकॉर्ड प्लेयर आया करते थे।
वो हिज मास्टर वॉइस। तो वो पीठासीन अधिकारी अपने जो स्वामी की आवाज है उससे वो खौफजदा रहते हैं। ऐसा ना हो कि हमने ये नहीं किया तो स्वामी हमारी क्लास ले लेगा बुलाकर, हमको डांट देगा, हमको फटकार देगा स्वामी। मतलब जैसा वो स्वामी भक्ति में लीन है, इसलिए उनके चेहरे पर डर दिखाई देता है। वो परेशान है। वो कहते हैं, क्या आपने कल कहा भी था मेरे कार्यक्रम में कि बटन नहीं है, बटन तो कहीं और है। उन्होंने कहा मेरे पास में साउंड ऑन ऑफ करने का कोई बटन नहीं है। निश्चित तौर पर उन्होंने सत्य बोला, पहली बार सत्य बोला। ये बात आप ही ने कही थी प्रेम जी, आपको याद होगा कि वो बटन तो किसी और के पास है, बटन तो उसके दोनों गुजराती भाइयों के पास में है। वो बटन तो वहां से दबता है। वो क्या है, वो तो खुद एक बटन है, पीठासीन अधिकारी होते हुए बटन है। जी आप राज्यसभा वाली क्लिपिंग दिखाना चाह रहे थे, वो दिखाइए। आपके दो गुजराती भाई बोलने से मुझे दो राजस्थानी भाई का ध्यान आ जाता है। दोनों स्पीकर पद पर मौजूद हैं, चेयर पर, आसन पर मौजूद हैं। तो दो राजस्थानी भाई को बेवकूफ बना रहे हैं दो गुजराती भाई। तो बहरहाल ये हंसी मजाक की बात हो गई, गंभीरता से तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गंभीरता से कहना खतरे से खाली नहीं है। जी 7 साल में 70 I am not getting no बहुत परेशान है। सर नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No sir, sorry please sir. Sir बैठिए please take your seat, take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. और आपने देखा आखिर समय में जब धनखड़ जी बोल रहे थे तो माइक म्यूट हो चुका था मल्लिकार्जुन खड़गे का, कोई आवाज आ नहीं रही थी। वो साफ तौर पर आप महसूस कर रहे थे। लेकिन संजीव कौशिक जी, उसके बाद भी कुछ घटनाएं घटी हैं, और वो भी मैं आपको थोड़ा बता के आता हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। देखिए, धनखड़ जी को ही सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं पीड़ित हूं। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। बहुत आहत दिखे संजीव कौशिक जी, बहुत दिल दुखा जगदीप धनखड़ जी का। नेता प्रतिपक्ष वेल में आएंगे, दागी दिन क्रिएट हुआ संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में, दागी दिन कि नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गए। इस घटना को पहले आप अपनी नजर से थोड़ा बयां करिए, फिर मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के का भी पक्ष लेकर आऊंगा। जी देखिए प्रेम कुमार जी, जब अनुकंपा के आधार पर कुर्सी मिले तो फिर इस तरह की बात होती है। आपको याद होगा कि टीएमसी के एक नेता ने खुलेआम कहा था कि बंगाल में रहते हुए जिस तरह से इन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई थी, उसी के बदले में इनको उपकृत किया गया था इस कुर्सी पर बैठा। खुलेआम उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि उस समय का इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि एक संवैधानिक पद पर बने रहते हुए भी किस तरह से वो किसी पार्टी विशेष के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे। भारतीय जनता पार्टी खोजती है ऐसे लोगों को और बैठाती है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की बात वो कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या धनखड़ जी को ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा कोई सीनियर, उनसे ज्यादा कोई जानकार, उनसे ज्यादा नियम कानून के बारे में कोई जानकारी रखने वाला या सदन में ज्यादा उपस्थिति नहीं रखने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति है उसमें? मुझे लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने धनखड़ जी का कद बहुत छोटा दिखाई देगा यदि वो सामने खड़े होंगे।
सत्ता का समीकरण होता है जिसकी वजह से आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी के सम्मान में आपको भी सम्मान मिलता है। अन्यथा कर्म तो ऐसे हैं जैसे कुर्सी पर से आप बाहर उतरेंगे सारे सम्मान धरे की धरे रहे। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए इन लोगों को भेजा गया है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। उनको विपक्ष की आवाज को दबाना है, विपक्ष की छवि खराब करनी है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इस तरह की बातों से, अब तो वो बातें हैं नहीं कि आप बंद दरवाजे में ये बातें कर ले, पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है ना, कौन किसको दबा रहा है, कौन किसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, किसकी बातें सरोकारी है, कौन सरोकारी मुद्दों से भाग रहा है। ये तो छुपने वाली बात ही नहीं रही ना आज के इस दौर में। तो ये तय हिंदुस्तान की जनता करेगी, ये हिंदुस्तान की जनता देखेगी कि ये काला अध्याय है या सफेद अध्याय है। आप जो कर रहे हैं वो काला अध्याय रचने का प्रयास कर रहे हैं या वाकई विपक्षी पार्टियां जो बात कहने का प्रयास कर रही है वो सरोकारी मुद्दों पे बात कर रही है। ये जनता तय करेगी ना। सदन में बैठ करके आप यदि चाहेंगे कि इस तरह की बात करके हम छवि खराब कर दें और उनको हाशिए पे धकेल दें, ऐसा नहीं होगा। लगातार मैं ये बात कहता चला आया हूं कि इस बार का जनमत शानदार तरीके से रहा है और इनकी कलई इसी कार्यकाल में उतरनी खुलनी है जी। गिन के जिस हकीकत की बात कर रहे हैं वो हकीकत सामने आएगी। बोलने दीजिए धनखड़ जी को, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दीजिए, देश की जनता देख रही है सर। जी बिल्कुल जोशी जी, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी बात रखना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में क्या कहा, क्योंकि उसके बगैर बात अधूरी रह जाती है। और फिर मैं जोशी जी इस विषय पर राय लूंगा कि वो कैसे इस घटना को देखते हैं। लीडर ऑफ द हाउस और डिप्टी लीडर वहां आ गए और मैं सरप्राइज हूँ, पेन हूँ। देखिए ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया, मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है, तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं, जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे। तो जो महत्वपूर्ण बातें कही जोशी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमने स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाना चाहा, सभापति जो आसन है वो हमारी तरफ देख नहीं रहे थे, 10 मिनट तक हाथ उठाए खड़े थे, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये हमारा अपमान किया गया कि उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा और लगातार वो सत्ता पक्ष की ओर देखते रहे।
वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में खलल डालना नहीं चाहते थे, स्पेसिफिक चर्चा करना चाहते थे थोड़े समय के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये होने नहीं दिया गया। तो ये चेयरमैन की गलती है, चेयर की गलती है, चेयरपर्सन की गलती है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं और अपने अपमान की भी बात कर रहे हैं। जी जोशी, देखिए, निश्चित तौर पर अपमान करना इन लोगों की आदत बन गई है, चाहे वो ओम बिरला जी हो चाहे वो धनखड़ साहब हो। ये जिस तरह की भाषा का और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत शर्मनाक है और वो दूसरे को हर्ट करने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर सांसद हैं और उनसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। ऐसे में धनखड़ साहब को ये नहीं करना चाहिए था कि उनका माइक बंद कर दे। माइक बंद करने के बाद फिर वो दूसरी तरफ देखने लगे डेलिब्रेटली, वो हाथ उठाए खड़े हुए हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से इंसल्ट करना ही है, बेइज्जती करना ही है। आप आसमान में देखकर अगर थूकेंगे तो वो थूक कहाँ जाएगा? मैं बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं, वही हो रहा है। आज सत्ता पक्ष जो है वो अपनी ही जाल में, अपने ही मकड़ जाल में उसी तरह फंस गई है जैसे जाला मकड़ी बनाती है और वो उसी में फंस जाती है। प्रेम कुमार जी, खड़गे साहब ने एक भी बात ऐसी नहीं कही जो मान मर्यादा के विपरीत हो और नियमों के अनुरूप उन्होंने बात कही। अब आप मतलब देख रहे हैं और उसके बाद वो कहने लगे कि आज दागी हो गया संसद जो है आज का दिन और बड़ा मैं शर्मसार हूं। शर्मसार तो आपको उस दिन होना चाहिए था जब आपने कहा था कि पूरी जाट बिरादरी का अपमान कर दिया है, जाट समुदाय का अपमान कर दिया है। तब आप भारतीय नहीं थे, तब आपका संविधान से कोई लेना देना नहीं था। संविधान से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। संविधान को देखते ही तो चिढ़ जाते हैं ये लोग, इनकी मानसिक अवस्था बिगड़ जाती है। ये उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं जहां संविधान का नाम आते ही इनके तन बदन में आग लग जाती है। प्रेम जी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई गलत बात की? इससे पहले क्या कोई बेल में नहीं गया था? खुद बीजेपी उठा के देखे कि उसने जब वो विपक्ष में थी तो किस तरीके का हंगामा करती थी, किस तरीके के उसका चरित्र क्या था, उसने कौन सी मान मर्यादा रखी। उसके विपरीत अगर देखें तो कांग्रेस का नेचर जो है वो विपक्ष का नेचर है नहीं, उसका नेचर आज भी सत्ता पक्ष वाला नेचर है। निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष का क्या जिम्मेदारी वाला नेचर है और इनका आज भी विपक्ष वाला नेचर है। इनका नेचर जो है, इनकी प्रकृति जो है, इनकी जो प्रवृत्ति है वो सत्ता पक्ष की नहीं है, वो विपक्ष की है। और कांग्रेस के लोगों में आज जो प्रवृत्ति है वो सत्ता पक्ष की प्रवृत्ति है, आज भी विपक्ष की प्रवृत्ति नहीं है। वो अनावश्यक कोई हंगामा नहीं करते हैं, अनावश्यक कोई हमेशा शालीनता से बोलते हैं। संसद उस दिन शर्मसार नहीं हुई थी जब विधूड़ी ने क्या क्या कहा था उस मुस्लिम सांसद को, दानिश अली को। उस दिन कहां गए थे ये स्पीकर? उस दिन कहां गया था इनका सेंगोल? उस दिन कहां गया था इनका राजदंड? ये सारी बातें जो हैं ये बौखलाई हुई सरकार है और इनकी चिंता बस एक ही है इस वक्त, वो है 272 अपने बूते पर किसी तरीके से तोड़ ताड़ कर पूरा कर लें, उसके बाद हम बताएंगे। ये जितना अभी जो थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत ज्यादा, लेकिन वो कम है। आप देखेंगे कि जिस दिन इन्होंने टीडीपी और नायडू के सांसद तोड़ लिए और अपने 272 पूरे कर लिए, उनकी एक अलग गुट बनवाकर, जैसे महाराष्ट्र में किया इन्होंने, तो फिर इनका एटीट्यूड देखेंगे कि क्या होगा। ये तो आग उगलते हैं। ये इनके मतलब इनके उसमें बरसात जैसी, ठंडक प्रदान करने जैसी इनकी वाणी में कोई चीज नहीं है। ये जिस पाठशाला के पढ़े हुए हैं उस पाठशाला में सिखाया ये जाता है और अपने इस तरीके से व्यवहार करते हैं हाउस में, जैसे एक क्लास टीचर जो है 5वीं क्लास के बच्चे में, 5वीं क्लास का क्लास टीचर बच्चे से व्यवहार करता है, उस तरीके का व्यवहार करते हैं, तानाशाही का व्यवहार करते हैं। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की इज्जत उन्होंने नहीं की, तो ये आप मानिए कि उन्होंने देश के जो नागरिक हैं उनको बेइज्जत किया है।
उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बेइज्जत नहीं किया है, उन्होंने देश के नागरिकों को बेइज्जत किया है। वो इतने सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, वेल रेड हैं और कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, उनकी विद्वता है। उसके मुकाबले संसद में, राज्यसभा में कितने लोग ठहरते हैं, और इनके यहाँ जो है वो सारे के सारे छिंटे फोंटा हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है, उसके 2 नायक है, छिंटे फोंटा। वो कभी आप पढ़िएगा तो आपको सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो इनकी बात है, इनमें जो हनक है वो ये है कि अब इनके हाथ से सत्ता जा रही, इन्हें दिखाई दे रहा है, और इनको हड़बड़ाहट है, इनको बौखलाहट है कि वो सत्ता जाए ना, किस तरह पकड़कर अटके रहे। 272 भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से। कोई बिकाऊ माल बचा नहीं है मंडी में, तो बिकाऊ माल नहीं बचा है तो फिर क्या करें। अब संविधान जैसे ही आता है, जैसे ही संविधान का मुद्दा आता है, जैसे ही जय संविधान बोलते हैं, वैसे ही इन्हें नजर आता है कि हरियाणा गया, राजस्थान गया, वो हरियाणा गया, झारखंड गया, महाराष्ट्र गया, बाकी उपचुनाव गए। तो ये इनको नजर आता है, क्योंकि संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी ने जो चमत्कार दिखाया है, जो संदेश दिया है जनता में, जनता ने उसे आत्मसात किया है। जनता को समझ में आया है कि ये संविधान विरोधी लोग हैं और इनको किसी भी हालत में संविधान से बचाना है, संविधान को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, इसलिए उन्होंने वोट दिया है। आज देश की 90% आबादी जो है वो निश्चित तौर पे संविधान के पक्ष वाली आबादी है। 10% का जो समाज है वो संविधान के विरोध वाला आबादी है। जी जोशी जी, मैं थोड़े दर्शकों की प्रतिक्रिया लेते हुए संजीव कौशिक जी के पास आऊंगा। थोड़ी सी दर्शकों ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, उसको लाना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी चंद जी लिख रहे हैं कि प्रेम कुमार जी, इतिहास गवाह है, भगवान ने भी 100 गलती माफ की थी, फिर दंड दिया था। वैसे ही अब जनता भी भाजपा की 100 गलती का इंतजार कर रही है और 99 हो चुकी है। इनके अंत का समय भी अब निकट है। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं, राहुल गांधी ने नीट पर सदन में जिम्मेदारी वाली बात कही थी। पक्ष विपक्ष दोनों चर्चा करे, देश के भविष्य हैं, केवल वह अपने माता पिता के पुत्र पुत्रियां नहीं हैं। बिरला, धनखड़ जैसे लोग लगता है निसंतान है। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, बिरला और धनखड़ बिलोंग टू राजस्थान, राजस्थानी शौर्य एंड शान के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। आहत नहीं, ये आदमी नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहा है। मानी वो उन्होंने कहा था कि आहत हैं, तो उस पर बाबूलाल जी की टिप्पणी। एके जी कह लें, बिरला की बेटी विदाउट एग्जाम IAS ऑफिसर बन गई, यही अमृत काल है। एग्जाम तो उन्होंने दिया था, वो मॉडल थी, मॉडलिंग कर रही थी, उसके बाद उन्होंने IAS का एग्जाम दिया और वो IAS ऑफिसर बन गई UPSC का एग्जाम पास करने के बाद। जिस पर सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल उठाने के ठोस कारण हमारे पास नहीं है। एके जी कह रहे हैं, संसद में 2 रिंग मास्टर बैठे हैं बीजेपी सर्कस के। श्री किरण जी का कहना है, सबको नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार श्री किरण जी। और बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, एक भाई नमस्कार, आपस में नमस्कार का आदान प्रदान हो रहा है और वो उनको सही ठहरा रहे हैं। यू आर राइट, इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार किया जा रहा है इस बार। बाबूलाल शर्मा जी सब आपस में एक दूसरे को नमस्कार करते हुए, लेकिन मुख्य पॉइंट पर आते हैं। लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि द स्टेटमेंट ऑन फर्स्ट डे बाय राहुल एंड अखिलेश लेड बिरला टू टेल द ट्रूथ दैट बटन इज नॉट विथ हिम। कुडोज टू 2 यंग ओपोजिशन लीडर्स। बहुत गंभीर बात कही है लक्ष्मी जी ने कि दोनों युवा नेताओं ने यह साबित कर दिया कि इस सदन के भीतर जो बटन है वो स्पीकर के पास नहीं है, वो बटन किसी और के पास है, और ये बात साबित हो गई। ये बहुत गंभीर बात कही है। और पिछली घटनाओं में चाहे आप जोड़ सकते हैं इसको, 150 सांसदों का सदन से बाहर निकाला जाना, उसका भी बटन स्पीकर के पास नहीं होगा। जो कोई भी मोडानी अडानी के बारे में कुछ बोलेगा उसको भी निकाल दिया जाएगा, इसका भी बटन स्पीकर के पास नहीं है। कोई और है जो बटन
जिसके पास है और जो नियंत्रण कर रहा है। ये सारी बातें खोल कर रख दी हैं। अपोजिशन ने सत्ता पक्ष को बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया है। निर्मल कुमार जी फेकुल बता रहे हैं, फेकुल से देश बचाओ। श्री किरण जी लिख रहे हैं ब्रिज गिरे, एयरपोर्ट गिरे, साहब गिरे, मंदिर लिंक, रोड लिंक और पेपर लीक होना, फिर भी साहब कहते हैं सब कुछ ठीक। कमाल है ना बेशर्मी की। और विकास बोरदोलोई जी कह रहे हैं लोकसभा में स्पीकर की भूमिका डंडा लेकर राज करने वाले राजा महाराजा की तरह लगती है। शायद राहुल गांधी और अखिलेश के तीखे हमलों से उन्हें बुरी तरह चोट लगी है, जिसका दर्द अभी तक दूर नहीं हो पाया है। और विपिन शर्मा जी लिख रहे हैं धनखड़ नहीं, ये ढक्कन है। ओहो, ऐसी बातें हमसे न पढ़वाइए प्लीज। निष्पक्षता के लिए बड़प्पन और उदार हृदय चाहिए, जो आरएसएस के सिलेबस में है ही नहीं। सुमित कुमार जी कह रहे हैं। और संजीव चड्डा जी लिख रहे हैं व्हाट डज द ऑपोजिशन डू अबाउट द बटन। ये अपोजिशन अब इस बटन का क्या करें। अपोजिशन ने देश के सामने चीजों को लाया है और क्या करें तो एक दिन में तय नहीं होता है, लेकिन हाँ अब जब चोरी पकड़ी गई है तो चोर का क्या करें यह सवाल है। स्पीकर का बटन शाह के पास है, बटन होम मिनिस्टर के पास है। मोदी अपने अपने ही पीएम घोषित कर लिया। वो मोदानी वाह, वाह मोदानी वाह, कैसा राष्ट्रवाद है। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए मुझे भी आ गया, मोहम्मद तहसीन कह रहे हैं प्रेम सर डरो मत। अच्छा, मैंने जो कहा आगे उस पर टिप्पणी है। एक ये लिख रहे हैं स्पीकर की स्क्रिप्ट मोडानी कॉर्पोरेट सरकार की है। ये सारी प्रतिक्रियाएं मैंने इसलिए पढ़ाई कि पूरी घटना पर आम जनता कैसे सोच रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, वो आना भी जरूरी होता है। तो संजीव कौशिक जी, अब राहुल गांधी की जो शैली है, इनका जो नया अवतार है, इसने तो बिना खंजर निकाले घायल कर दिया है सत्ता पक्ष को, बिना खंजर भोंके घायल कर दिया है। क्या कहेंगे आप? दरअसल राहुल गांधी को पिछले 10 सालों में इन लोगों ने इतना घिस दिया है कि उसकी धार और तेज हो गई है। किसी भी चाकू को यदि आप लगातार घिसते रहेंगे, उसे आप कसौटी पे कसते रहेंगे, और वो व्यक्ति पीछे कदम नहीं हटा के लगातार वो व्यक्ति संघर्ष करता रहा, खुद अपने अकेले दम पे, यह जानते हुए कि हमारे छवि को खराब करने के लिए, हमारे सोच को गलत बताने के लिए पूरी फौज खड़ी है, पूरी पार्टी को खत्म करने के लिए पूरी फौज खड़ी है, पूरा एक सोशल मीडिया का पूरा एक तबका लगा हुआ है, उनका पूरा सिस्टम लगा हुआ है छवि को खराब करने के लिए। फिर भी वो व्यक्ति लगातार अपने धुन में, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, हर जगह वो आदमी खड़ा रहा और लगातार। और ये राहुल गांधी के पीछे पड़ना और राहुल गांधी को घिसने का ही नतीजा है कि राहुल गांधी शानदार तरीके के व्यक्तित्व के तौर पे उभरे हैं। और वो मैं मानता हूं कि बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, वो जैसे थे वैसे ही हैं। बस थोड़ी सी शैली, उनको भी ऐसा लगा कि जो आक्रामकता दिखानी चाहिए वो सदन के अंदर दिखानी चाहिए, लेकिन लोगों के बीच में ये मैसेज नहीं जाए कि हम लड़ाई लड़ने के मूड पे हैं। लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि हम प्यार भरे अंदाज से अपनी बात अपने जनता के लिए सदन में रखना चाहते हैं। सामने वाला तेवर दिखाए, सामने वाला खींचे, सामने वाला भागे, सामने वाला गलत बयानी करे। वो एकदम परिपक्व होके 10 सालों में इन लोगों ने उनको इतना खींचा है कि परिपक्व होकर वो बाहर निकले हैं, और जिस अंदाज में वो निकले हैं वो अंदाज भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद घातक। भारतीय जनता पार्टी में भर्ती ही लोगों के लिए की कराई जाती है या करी जाती है। तमाम लोगों को हम लोग झेलते हैं टीवी चैनलों पर, जो बदजुबान हो, जिसके पास डेटा नहीं हो, जिसके पास तर्क नहीं हो, जो आपकी बातों को बोलने नहीं देना चाहता हो, जो आपके बीच में हल्ला करने लगे, जिसके पास कोई सभ्यता नहीं, संस्कृति नहीं, तमाम उन्हीं लोगों को वो उपकृत करती है और उन जगहों पे बैठाती है कि सामने वाले को बोलने नहीं देना, सामने वाले को सुनने नहीं देना। तो ये जो उनके लिए अपने आप को वो मजबूत समझ रहे थे कि हमारी मजबूती है, राहुल गांधी ने ये कमजोरी साबित कर दी है कि ऐसे यदि आप व्यवहार करते हैं तो ये आपकी कमजोरी है। देश की जनता ये बात देख रही है। इसी वजह से बड़े शालीनता के साथ इस पूरे पैटर्न में ये जो 2024 के इलेक्शन में आप देखेंगे कि कहीं भी वो, चाहे वो चुनावी कैंपेन हो, चुनाव के बाद हो, रिजल्ट आने के बाद हो,
कहीं कोई तल्ख तेवर नहीं, सरोकारी मुद्दे पे शालीनता से वो सारी बातें कह जाना जो जो जनता के हित में है, जो देश के हित में है, और सत्ता को तिल मिला देना, ये राहुल गांधी की उपलब्धि है। और राहुल गांधी को ऐसे इस तरह से चमकाया है इन्हीं लोगों ने, इतना तपा दिया है कि राहुल गांधी तब के निकले हैं। अब राहुल गांधी पसीने छुड़ाएंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने वो लगातार कितनी वो मतलब जो वो बात कह रहे थे सदन में, जो बात कह रहे थे, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं कि ये मैसेज तो जाना ही चाहिए सदन से कि आप बच्चों के साथ हैं, आप देश के साथ हैं, आप घपले घोटालेबाजों के साथ नहीं है, आप उन लोगों के साथ नहीं है जो लोग इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। तो ये मैसेज तो जाना ही चाहिए। उनके अपने लोग बोल रहे हैं, इसमें ऐसी क्या बात कह दी? जो राहुल गांधी के घोर कट्टर आलोचक होंगे, विरोधी होंगे, वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये भी बात सही कह रहे हैं, ये मैसेज जाना चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो इतने दिनों तक जो लोग इन लोगों ने रगड़ के उनको चमकाया है, निखार दिया है, वो अब सामने दिखाई दे रहा है, और ये निखरना इनके लिए परेशानी का सबब बनता रहेगा। बच्चों के साथ खड़ा होना आने वाले दिनों में देखेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे राहुल गांधी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी मैंने कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे आने वाले दिनों में आपको दिखाई देंगे जिस पे राहुल गांधी बड़ी शालीनता से अपनी बात रखेंगे, और शालीनता से ही बात नहीं रखेंगे, कुछ इस तरीके की, इस अंदाज में बात रखेंगे कि सत्ता पक्ष के लोग तिलमिला जाएंगे, गलतियां वो करेंगे, चीखेंगे वो, चिल्लाएंगे वो। ये सामने आने वाले दिनों में ये दृश्य आपको दिखेगा। जी प्रिंस जी, देखिए राहुल गांधी ने एक और कमाल किया है बड़ा साइलेंटली, वो है जय संविधान। सबके हाथों में संविधान पकड़ा के जो जय संविधान का नारा बुलंद किया है, मिर्ची लग गई है पूरे सत्ता पक्ष को। समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी काट कैसे करें, क्योंकि जय संविधान बोलना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, सदन में बोलना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। आप रोक नहीं सकते, आप टोक नहीं सकते। फिर भी शशि थरूर जी को जब स्पीकर ने टोका कि जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है, आप संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, तब दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि इसमें आपको क्या दिक्कत है। तब स्पीकर और उनके बीच जो संवाद हुआ वो भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने झिड़कते हुए एक मास्टर की तरह, जैसे टीचर स्टूडेंट को डांटता है, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी को डांटा और कहा हमें मत सिखाइए हमें क्या बोलना है और हमें क्या नहीं बोलना है। तो इस पर हमारे दर्शक अभी थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो प्रतिक्रिया दिखाते हुए मैं बाइट सुनाता हूं और तब जोशी जी के पास आता हूं। अशोक सक्सेना जी ने कहा, बिरला ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ निंदनीय व्यवहार किया है, काफी पढ़े लिखे, अगर यही व्यवहार सपा के किसी सांसद से बिरला करते तो उठापटक भी हो सकती थी। भविष्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठापटक हो चुकी है। यानी ये बता रहे हैं कि कितना संसदीय आचरण से चिपक करके कांग्रेस खास करके इंडिया गठबंधन में भी चल रही है। राहुल गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा और उनका व्यवहार शालीन रहा और उसके बावजूद उन्होंने प्रतिरोध छोड़ा नहीं, सदन के बाहर भी प्रतिक्रिया दी। पहले वो सुनते हैं, फिर जोशी जी आपका कमेंट तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस विषय पर। सत्य है, ये संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान भी इन्हीं चार दीवारों में संविधान की रचना हुई थी और इसीलिए जय संविधान बोलने पे तो सबको खुशी होनी चाहिए। मेरा भावनात्मक लगाव भी है देश के संविधान से, क्योंकि संविधान सभा में मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी एक सदस्य थे और संविधान की मूल प्रति पे बाबा साहब के साथ के नेतृत्व में बने संविधान में उनके भी हस्ताक्षर अंकित हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जय संविधान बोलना मेरे लिए और सभी देशवासी के लिए बड़ी खुशी की बात है। जहाँ तक चेयर की बात है, इस महान सदन की चेयर का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा किया है, और ये चेयर का भी दायित्व बनता है कि सभी सदस्यों का सम्मान बरकरार रखे, इसी में सदन की गरिमा है। मेरा आचरण पिछले 20 वर्ष से देश के सामने है, 20 वर्ष से इस संसद में एक भी शब्द मेरा कभी किसी कार्रवाई से बाहर नहीं निकला, एक भी शब्द असंसदीय शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया, सबका मैंने मान सम्मान रखा है और मेरा रिकॉर्ड सभी के
सामने है। जी जोशी जी, ये आपकी प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है इस गंभीर विषय पर। देखिए, बात यह है कि वास्तव में अगर ये यूपी में हुआ होता तो हालत क्या होती समझी जा सकती थी, और ये हरियाणा में भी हुआ होता तब भी यही हालत होती। दरअसल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के जो लोग हैं वो खासतौर से उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग, ये लोग गलत बात को सहते नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, वो गलत बिल्कुल नहीं सहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को जिस तरीके से उन्होंने दुत्कार, मैं दुत्कारा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे वो अपना आपा खो बैठे हों, वो ये भूल गए हों कि वो संसद में एक गरिमापूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, वो इस के अध्यक्ष हैं लोकसभा के। वो ये भूल गए। उन्होंने जो भाषा प्रयोग की वो वैसी भाषा है जैसे मवालियों वाली भाषा होती है, और जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अब स्थिति ये हो गई है कि लोग मिलते हैं, मैं मेरठ में निकलता हूं जब, तो बहुत सारे लोग मुझे देखकर बोलते हैं, जो राम राम जी करते थे वो अब कहने लगे हैं जय संविधान जोशी जी। तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि ये इसका असर कहां तक जा रहा है, मतलब जय संविधान का असर कहां तक जा रहा है, कितनी दूर तक जा रहा है। अभी तो प्रेम जी आप देर तक सोचिए, दूर तक देखिए, और ये जय संविधान जो है, जो इनको बर्फ में लगाने वाला है। दरअसल इनकी मंशा तो सब लोग जानते हैं। आरएसएस कई बार कह चुका है कि यह आरक्षण जो है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, उसे हटाना है। आरक्षण का आधार गलत है, हमारे वो संविधान को नहीं मानते, यहाँ तक उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं माना था। आपको याद होगा कि संघ के कार्यालय पर, राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराता था। वो अभी मोदी जी के आने के बाद जब बड़ी किरकिरी होना शुरू हुई तो वो लहराने लगा, क्योंकि सत्ता में आ गए थे। जब तक विपक्ष में थे तो वो तिरंगे को उन्होंने मान सम्मान नहीं दिया कभी। जी जोशी जी, इसका संबंध सत्ता में आने से नहीं है। 3 बहादुर नौजवानों ने जबरदस्ती नागपुर में आरएसएस के प्रांगण में घुसकर तिरंगा फहराया। उसके बाद आरएसएस ने उन तीनों को जेल में डलवाया, मुकदमा चला और वो तीनों मुकदमा जीते, और उसके बाद आरएसएस को ने झंडा फहराना शुरू किया। जब अदालत ने फटकारा और उन तीनों को निर्दोष ठहराया, उसके बाद की यह घटना है। यानी तिरंगा फहराने के लिए भी आरएसएस ने 3 नौजवानों को जेल में डलवा दिया। ये कहानी है जी। तो सर बात वही है, आपने अच्छा हुआ मेरे ज्ञान में वृद्धि की। वो मेरे को ये प्रसंग जो है स्लिप हो गया था या मेरे याददाश्त में नहीं था, तो या मुझे गलतफहमी थी कि वो इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद शर्म आ गई होगी उन्हें। शर्म तो इन लोगों को आती नहीं, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत सोच रहा था कि इनको शर्म आ गई तो इन्होंने ऐसा कर लिया। तो कुल मिलाकर ना तो इन्होंने कभी संविधान को माना, ना इन्होंने कभी उसको माना, राष्ट्रीय ध्वज को माना, ना इन्होंने भारत को माना। ये लोग कहते हैं भारत माता की जय बोलो, लेकिन ये भारत माता को मानते कब हैं? ये लोग गौ माता को मानते कब हैं? आप देखिए, जो किरेन रिजिजू हैं, वो जिस प्रदेश से आते हैं वहां गौ माता का वो आदर तो नहीं है जो उत्तर भारत में है। आहार का मैं मानता हूं धर्म से कोई संबंध नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लेकिन मैं इनके कहे अनुसार कह रहा हूं, तो वो तो नहीं है। तो इनके हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। और ये हो सकता है कल को, जैसे आप टाइम्स नाउ में बैठे हुए कह रहे थे कि अगर भारत माता है तो पाकिस्तान हमारी मौसी हुई या मामा हुआ। तो एक दर्शक ने कहा कि ये ना मामा ना मौसी, चाचा चाची, चाचा ताऊ हो सकते हैं। तो चाचा ताऊ कैसे हो सकते हैं? वो तो पिता के रिश्ते से होंगे, माँ के रिश्ते से तो होंगे नहीं। तो कल जो आपने बोला टाइम्स नाउ में, वो बड़ा चर्चा में है। तो सर ये
निश्चित तौर पर संविधान से जो आरक्षण खत्म करना चाहते थे ये एक्सपोज हो गए, और अब ये संविधान का नाम लेने से भी डर रहे हैं। इन्हें मालूम चल गया, एक्सपोज हो गए हैं, इनके पास में बहुमत नहीं है। इन्हें डर रहता है कि कभी भी बैसाखियां खिसक गई तो क्या होगा। फिलहाल बैसाखियां 1-1 लाख करोड़ रुपए हजम करने के चक्कर में है। वो जब हजम हो जाएगा उसके बाद फिर वो बैसाखियों के नीचे जो लगा हुआ होता है पेंदा, वो घिस जाएगा और वो स्लिप मारने लगेंगी, तब लड़खड़ाएंगे। और ना भी लड़खड़ाए तो सर आप निश्चित मानिए कि ये सरकार जो है इसको जनता अपदस्थ करने की तैयारी किए बैठी हुई है। जितने भी राज्य सरकारों के चुनाव होने हैं, जहां भी विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, उन विधानसभाओं के चुनावों में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हम डरते हुए कहते थे कि साहब 62 सीट अगर रिटेन कर लें तो बहुत उपलब्धि होगी, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहना शुरू किया नहीं, 5-6 सीटें तो घट जाएंगी। और जैसे जैसे चुनाव आगे गया तो मैंने कहा नहीं, आधी तो होनी है, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। जनता ने तो उससे ज्यादा कम कर दी थी, आधी से ज्यादा कम कर दी थी। जनता ने तो इनके पास में 1/4 भी नहीं रहने दी थी। लेकिन एक तरफा वोटिंग मशीन है, कम वोट डालो ज्यादा निकलते हैं। चुनाव आयोग है, अब बताइए चुनाव आयोग की तारीफ राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में करती हैं, फिर तो उन्हें ईडी की भी तारीफ करनी चाहिए, फिर तो उन्हें सीबीआई की भी तारीफ करनी चाहिए, फिर तो उन्हें बहुत सारी चीजों की तारीफ करनी चाहिए। कोई मान मर्यादा, कोई गरिमा होती है। माना कि वो स्क्रिप्टेड भाषण होता है, वो सरकार का कथन होता है, सरकार का वक्तव्य होता है, और सरकार लिखकर देती है, राष्ट्रपति को वो पढ़ना होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन कम से कम सरकार ये सोच लेती कि राष्ट्रपति की गरिमा का ख्याल रखें, या राष्ट्रपति उस अभिभाषण को सुनकर ये कह सकती थी कि भाई ये 2 लाइन अगर आप हटा सकते हैं तो ये हटा दीजिए, ये शोभायमान नहीं है। लेकिन इनके लिए क्या शोभा, ये तो तुरंत माइक ऑफ कर देते हैं, ये तुरंत दूसरे हथकंडे अपनाने लगते हैं। अभी देखिएगा, हो सकता है कि राहुल गांधी को फिर से ये किसी मुकदमे में फंसवाकर जेल भिजवा दें और संसद सदस्यता चली जाए। वो दिन अगर आता है तो आप मानिएगा कि देश में नागरिक जो हैं वो ईंट से ईंट बजा देंगे इस बार। और संसद से ज्यादा बड़ी भूमिका राहुल गांधी की मैं आज भी सड़क पर देखता हूं। सड़क पर वो जितने कारगर हैं, सड़क पर जब वो आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो कुर्ते पजामे में संसद में जाते हैं तो वो उतने अच्छे नहीं लगते जितने सड़क पर वो मोहब्बत की दुकान खोलते हुए अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं, इस देश के हर नागरिक को, ज्यादातर नागरिकों को। तो आप ये मानकर चलिए कि अभी ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये अपनी करनियों से बाज नहीं आएंगे। पूंछ इनकी सीधी नहीं होगी किसी भी हालत में, रस्सी के बल नहीं जाएंगे भले ही जल जाए। तो ये स्थिति इनकी है और ये स्थिति इनकी अभी रहने वाली है। लेकिन ये अपना सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। और ओम बिरला ने भी लगता है कि सुपारी ले ली है किसी से कि वो भारतीय जय संविधान के मुद्दे पर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बैठ जा, वो जिस तरीके से अपने साहब को खुश कर रहे हैं, दोनों साहबों को खुश कर रहे हैं, लेकिन नेपथ्य में लगता है उन्होंने सुपारी ले लिया भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की। जी प्रेम जी। जी जोशी जी, आपने बहुत विस्तार से बताया और संजीव कौशिक जी की भी चाय जो है अब खत्म होने वाली है, तो मैं खत्म कर चुका हूं और जोशी जी आपको मिलने वाली है। तो संजीव कौशिक जी, हमारे दर्शक बहुत प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मन तो कर रहा पढ़ूं, लेकिन टाइम एक्सीड कर गया है। तो जोशी जी कह रहे थे कि मेरठ से जोशी जी हैं, मेरठ में बैठे हुए हैं। अब मेरठ से ही और एक हमारे दर्शक ने कहा कि राहुल गांधी को सड़क पर आ जाना चाहिए, मतलब राहुल गांधी को सड़क पर ही चलते रहना चाहिए, हाँ, और बाकी लोग मजे करें। ये कौन सी बात हुई? हाँ सर, राहुल गांधी नहीं, कई और राहुल गांधी बनाए लोग, और देश में ऐसी यात्राएं हो। आज राहुल गांधी ने फिजा बदली है, उनके तेवर से मोदी सरकार डर गई है और निश्चित रूप से डरी। यहाँ कुछ बोलना चाहते हैं जोशी जी, फिर मैं जोशी जी आता हूँ कौशिक जी के पास। जी बोलिए। सर ऐसा है कि
राहुल गांधी जो हैं अब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं बचे हैं, प्रधानमंत्री पद छोटा हो गया है। वो हैं जैसे दांडी मार्च पर गांधी अकेले निकले थे और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कारवां जुड़ता गया, वो सड़क पर निकले अकेले निकले और फिर देखिए कि क्या कारवां बनता है उनका। ये आज उस शख्सियत की वो है, वो तमाम चीजों से ऊपर उठ चुका है। निश्चित तौर पर संसद में उनकी जो एक भूमिका है वो बंधी हुई भूमिका है, एक बंधक जैसा मैं महसूस करता हूं उन्हें। जी संजीव कौशिक जी, आप कैसा महसूस करते हैं? प्रभु कुमार जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी निश्चित तौर पे पहले से ज्यादा परिपक्व, जिम्मेदार और सदन में उनकी उपस्थिति निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष के लोगों के लिए परेशानी का सबब, और जन सरोकारी मुद्दों पर हमेशा वो तीखे हमले करते रहेंगे। और ये तिलमिलाहट निश्चित तौर पे कई बार सरोकारी मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो पॉजिटिव कुछ रिजल्ट भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा निराश होकर रखा जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ता भी है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से, जिस तेवर में, जिस अंदाज में राहुल गांधी ने इस बार अपने आप को ढाला है और सामने रखा है, निश्चित तौर पे बड़े महीन, बड़े सधे हुए, बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में उन्होंने अपनी बातें रखते हुए जिस तरह से सत्ता को तिलमिला दिया है, और सत्ता को तिलमिलाने का जो अंदाज राहुल गांधी ने अख्तियार किया है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है। लोगों को भी लग रहा है कि हमारी बात ये करना चाहते हैं और हमारी बातों पे कुछ हल निकालना चाहते हैं। चीखना चिल्लाना जो लगातार सत्ता पक्ष ने ये एक छवि बना दी थी कि विपक्षी पार्टियों के बारे में कि वो केवल चीखते चिल्लाते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता है। लोग समझ चुके हैं कि चीखने चिल्लाने के पीछे वो भी एक तरीका था, वो तरीका कारगर ना सही, ये तरीका कारगर सही, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इतनी मजबूती जरूर मिली है कि वो इसी अंदाज में सत्ता पक्ष से सवाल करता रहे और उनके पेशानी पर लकीरें आती है। इस बार भाग नहीं पाएंगे बड़ी आसानी। जी प्रेम कुमार जी, हमारे दर्शक गुस्सा रहे हैं, मैंने जोशी जी को बोलते हुए रोक दिया। हमारे दर्शक कह रहे हैं कि जोशी जी फुल फॉर्म हो तब रोकना नहीं चाहिए, बहती नदी की तरह बोलते रहो सर, ऑलवेज राइट। तो चलिए भाई, हम क्षमा मांगते हैं, जोशी जी को हमने डिस्टर्ब किया, उनकी धारा को तोड़ा, और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। और फिलहाल हम आभार जताते हैं संजीव कौशिक जी का, हरि जोशी जी का, और आप तमाम दर्शकों का। आप हमारे स्पीकर हैं सर। अब स्पीकर सम्मान वाली बात नहीं रही सर।